हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स डेली बाय दानिश में। और आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आप तमाम लोगों के लिए सीटेट, जो कि आपका हिंदी पूछा जाता है सीटेट में प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर में। तो उसमें किस तरह के पेडागोजिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब जो शिक्षा शास्त्र से संबंधित जो प्रश्न है, मतलब हिंदी शिक्षा शास्त्र से संबंधित जो प्रश्न है, उसके 30 प्रश्नों के साथ मैं इस वीडियो में हाजिर हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलती रहें। और आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एंड से, मतलब शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इससे आपको ये समझ में आएगा कि ये जो है बाकी जो स्टेट टेट या यूपी टेट वगैरह होता है उससे किस तरह से अलग है। उसमें जो है 30 प्रश्न जो होते हैं, 30 के 30 जो होते हैं आपको आपके जो है एक पैराग्राफ और बाकी व्याकरण से संबंधित होते हैं, लेकिन इसमें 15 क्वेश्चंस को छोड़ के बाकी के जो 15 क्वेश्चंस होते हैं वो पूरे के पूरे जो है पेडागोजिकल होते हैं, मतलब हिंदी शिक्षा शास्त्र से संबंधित होते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। तो उसके ये 30 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो मैं चलिए शुरू करता हूँ, पहला क्वेश्चन लेता हूँ। साधारण तौर पर शिक्षक ये समझते हैं कि बच्चों को लिखना तब सीखना चाहिए जब उन्हें वर्णों की पहचान हो जाए। यह विचार पूरी तरह से है। क्या है आपका? ऑप्शन ए है अवैज्ञानिक, बी सही एवं स्वीकार्य, वैज्ञानिक, बाल। देखिए, हम जो बात करते हैं ना आज चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की करते हैं, मतलब बाल केंद्रित शिक्षा की करते हैं। तो साधारण तौर पे जो शिक्षक ये मानता है कि बच्चों को लिखना तब सीखना चाहिए जब उनको वर्णों की, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस हिसाब से ये जो ऑप्शन होगा ना, ये अवैज्ञानिक होगा, ठीक है। कहा यह जाता है कि जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित है, तो शिक्षा की जो व्यवस्था है उसको जो है हम बच्चे के हिसाब से देखेंगे। शिक्षक क्या सोच रहा है पर्टिकुलरली अपने लिहाज से, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। और एनसीएफ जो ये है, एनसीएफ कहता है कि टीचर इज़ वर्किंग एज अ फैसिलिटेटर, मतलब जो अध्यापक है वो एक सुविधादाता के रूप में कार्य करता है, ठीक है ना। तो अगर आप ये सोचते हैं कि बच्चों को तब लिखना चाहिए जब उनको वर्णों की पहचान पूरी तरह से हो जाए, तो इस विचार को अवैज्ञानिक मानेंगे, ठीक है। ये बाल स्वभाव के अनुकूल बिल्कुल नहीं है, वैज्ञानिक तो बिल्कुल नहीं है, सही हम स्वीकार नहीं, ठीक है। ये अवैज्ञानिक है, याद रखिएगा, ठीक है। इस प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं हम। प्राथमिक स्तर की कक्षा के संदर्भ में नीचे दी गई किस स्थिति में वास्तव में लेखन हो रहा है? प्राथमिक स्तर की कक्षा की बात की, इसमें किस स्थिति में जो है आपका लेखन जो है वो हो रहा है, इससे जो है आपका प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। चलिए, पाठ्यपुस्तक से पढ़कर याद करके लिख रहे हैं, श्यामपट्ट पर लिखे हुए को समझ कर लिख रहे हैं, दो दो के समूह में चर्चा करने के बाद विद्यार्थी अपनी अपनी पुस्तिका में लिख रहे हैं, पाठ्यपुस्तक से देखकर बोल बोल कर लिख रहे हैं। तो कहने का मतलब कि प्राथमिक स्तर की कक्षा में जो है उसके संदर्भ में दी गई किस स्थिति में वास्तव में लेखन हो रहा है, जो है ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी देखिए, जब हम समूह चर्चा की, ग्रुप एक्टिविटी की बात करते हैं ना कि दो दो के समूह में चर्चा करने के बाद विद्यार्थी अपनी अपनी पुस्तिका में लिख रहे हैं, तो यहाँ पे एग्जैक्टली सही लेखन कार्य आप बोलेंगे कि हो रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, पाठ्य पुस्तक से पढ़कर याद करके, याद करने को मना किया था, ठीक है ना, तो इसलिए याद करने वाला जो टॉपिक है उसको हटा ही दीजिए आप। श्यामपट्ट पर लिखे हुए को समझ कर लिख रहे हैं, नहीं। दो दो के जो समूह में चर्चा करने के बाद जो है, ठीक है, वहाँ पे अनुकरण हो रहा है, लेकिन जब चर्चा करने के बाद हम किसी चीज़ को लिख रहे हैं तो यहाँ पे वास्तव में आप मानेंगे कि लेखन हो रहा है। अगला प्रश्न लेते हैं। एक कक्षा के बच्चों का गृह कार्य जांचते समय आप पाते हैं कि कुछ बच्चों के अक्षरों की बनावट टेढ़ी मेढ़ी है, तो आप क्या करेंगे? उन्हें सीधी रेखा में लिखकर दिखाएंगे, उन्हें स्वयं ही सुधार करने के लिए समय देंगे, उनकी लिखाई की निंदा करेंगे, उन्हें पुनः लिख कर लाने के लिए कहेंगे। अब देखिए, एक टीचर को वो जिस तरह से बच्चों को चाहता है कि बने, उस तरह से खुद उसको बनना पड़ता है, करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है आपका, उन्हें सीधी रेखा में लिखकर आप दिखाएंगे, ठीक है ना। उन्हें सीधी रेखा में लिखकर आप क्या करेंगे? दिखाएंगे कि देखो इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है ना। ये ऑप्शन नंबर ए। स्वयं ही नहीं, उनकी लिखाई की निंदा करना गलत, उन्हें पुनः लिख कर लाने के लिए कहेंगे, ऐसा नहीं है। आप उनको एक बार लिख के दिखाएंगे कि देखो बेटा इस तरह से कार्य करना है, तब जाके वो उसका अनुकरण सही से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा के पाठ्यक्रम में कहानी का शैक्षणिक प्रयोग मुख्यतः इसलिए जरूरी क्योंकि, देखिए, जब हम भाषा पढ़ाते हैं तो उसमें कहानी का जो प्रयोग होता है वो आखिर हम करते क्यों है, क्या कारण होता है, ठीक है। व्याकरण के नियमों को कंठस्थ, देखिए जहां भी एक चीज, ये चाहे आपका इंग्लिश का पेपर हो, मतलब इंग्लिश आप कर रहे हो, मैथ कर रहे हो, सीडीपी कर रहे हो, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, या आप मैथ कर रहे हो, कुछ भी,
कहीं पे भी अगर याद करना, कंठस्थ करना किसी भी टॉपिक में आता है, रटना, ठीक है, दंडित करना, वो बिल्कुल गलत है। इसको की पॉइंट समझ के आप काम करिएगा, ठीक है, वो बिल्कुल गलत है, वो ऑप्शन सही हो ही नहीं सकता। यहाँ पे कंठस्थ दिया हुआ है। स्मरण क्षमता का विकास करते हैं, उच्च उच्चारण संबंधी गलतियों में सुधार करते हैं, पढ़ना लिखना सीखते हैं। तो कहानी का जो मुख्य प्रयोग है उसका मेन रीज़न क्या है, ये आपसे पूछा गया कि कहानी का प्रयोग क्यों होता है। तो देखिए, भाषा के पाठ्यक्रम में कहानी का शैक्षणिक प्रयोग मुख्यतः इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे जो है बच्चे पढ़ना लिखना सीखते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है, पढ़ना भी सीखेंगे और लिखना भी सीखेंगे, ठीक है ना। कहानी सुनते समय बच्चे कहानी के लंबे लंबे वाक्यों से घबराते हैं नहीं है, बशर्ते वाक्य सीधे व सरल हों, सार्थक तथा मज़ेदार हों, जोर से बोले गए हों, पहले से सुने हुए। नहीं, देखिए, सार्थक और अगर मज़ेदार होंगे, आप खुद ही समझ लीजिए कि अगर बच्चा कब नहीं घबराएगा, जब उसका कोई वो सार्थक हो, मतलब सही अर्थ, निश्चित अर्थ निकले, और वो मज़ेदार हों। चीज़ें अगर मज़ेदार होंगी तो वो ज़्यादा बेहतर होंगी। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न लेते हैं। पढ़ना सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका यह है कि बच्चे, अब पढ़ना सीखने का सबसे सही तरीका क्या है, ठीक है, 12 खड़ी अच्छी तरह से याद करें। अभी मैंने बोला कि कीवर्ड याद रखिएगा, याद करना सही नहीं है। बिना मात्रा वाले शब्दों की वर्तनी बता सकें, चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखें, सबसे पहले वर्णों की पहचान करना सीखें, ठीक है। तो पढ़ना सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका क्या है, क्या हो सकता है? देखिए, जो ऑप्शन नंबर सी है, चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखें, ये सबसे सही तरीका हो सकता है। इसीलिए किताबों में चित्र वगैरह दिए होते हैं, उसको देख के वो कहानी मतलब लिखना या उसके लिए कहानी बनाना कर सकते हैं, ठीक है। यदि पठन सामग्री के साथ चित्र हो तो पठन सामग्री की गुणवत्ता में वृद्धि होती है, चित्रकार की भूमिका का महत्व पता चलता है। ऐसा नहीं, पठन सामग्री का आकर्षण बढ़ जाता है, लिखे हुए के बारे में अनुमान लगाना आसान हो जाता है। बिल्कुल सही ऑप्शन ये है कि इसमें जो है लिखा हुआ जो है आपका, उसके संबंध में अनुमान लगाना जो है बिल्कुल आपका सही, ये ऑप्शन होगा डी। अगला प्रश्न लेते हैं। एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर बातचीत की जा सकती है जो उसके दायरे में आता है। कौन से दायरे में आता है? संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक या सांस्कृतिक। अब देखिए, 3 साल का बच्चा है तो उसका संज्ञानात्मक विकास कितना हो सकता है, आप समझिए। कितना वो सामाजिक होगा 3 साल का बच्चा, कितना सांस्कृतिक होगा, आप खुद समझिए। 3 साल का बच्चा क्या बहुत ज़्यादा उसके अंदर संज्ञानात्मक विकास हो चुका होगा। अभी तो संवेदीगामक अवस्था को पार करके पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में उसकी शुरुआत होती है, जिसको बोलते हैं कि 0 से 2, 2 से 7 ऐसे करके चलते हैं ना हम। तो यहाँ पे जो है अगर सही से देखा जाए तो इमोशनल, ठीक है, भावनात्मक विषय पर उससे बातचीत की जा सकती है। चॉम्स्की के अनुसार भाषिक क्षमता जन्मजात होती है, ठीक है। भाषिक क्षमता विद्यालय से प्राप्त होती है, भाषा अनुकरण से ही सीखी जा सकती है, भाषा सीखने में समाज का स्थान सर्वोपरि है। तो हकीकत बात यह है कि चॉम्स्की के अनुसार, अगर चॉम्स्की की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है कि भाषा सीखने में जो समाज का स्थान है वो सर्वोपरि होता है। चॉम्स्की के हिसाब से भाषा के संबंध में यही उन्होंने कहा है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आगामी आपकी जो टेट की परीक्षा, सीटेट की परीक्षा है, उसमें इस तरह के प्रश्न बिल्कुल आने ही वाले हैं, ठीक है। भाषा की कक्षा में मुद्रित समृद्ध प्रवेश कैसे रचा जा सकता है? मतलब प्रिंट रिच जो इन्वायरमेंट हम कहते हैं ना, प्रिंट रिच इन्वायरमेंट कक्षा के, अब खास करके जो प्राइमरी स्कूल्स हैं यूपी गवर्नमेंट के और अलग अलग जगहों पे आप देखिएगा तो उनकी जो क्लासेस होती हैं उनको प्रिंट रिच किया जाता है। कारण ये कि उससे बच्चों का जो मतलब उसको जब देखते हैं ना तो बार बार उनके दिमाग में वो चीज़ें उनके संज्ञान में जाती हैं, ठीक है, तो उनके सीखने में वृद्धि होती है, ठीक है ना। तो दीवारों पर सूक्तियों एवं उपदेशात्मक बातें लिखकर, केवल देखिए जिस ऑप्शन में केवल रहे वो ऑप्शन भी गलत होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में केवल देखिए, ऑप्शन नंबर सी में केवल देखिए, इन दो को हटा दीजिए।
ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखिए। जब भी आप शिक्षा शास्त्र का सेक्शन कर रहे हो तो ऑप्शंस को हटाना सीखिए, ठीक है। कहानी कविता के पोस्टर व बच्चों के कामों को कक्षा में प्रदर्शित कर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर उनके कामों को हम कक्षा में प्रदर्शित करेंगे ना तो उनका मनोबल बढ़ेगा। दूसरे बच्चे भी इस चीज़ को लेके ये कहेंगे कि अगर हम भी कुछ अच्छा कार्य करेंगे तो सर या मैडम जो है या जो भी विद्यालय में लोग हैं वो उनके कार्यों को इस तरह से दीवार पे जब पेस्ट करेंगे, ठीक है, उनका मनोबल बढ़ेगा। तो हकीकत ये है कि 137 का जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका, सॉरी, भाषा की कक्षा वाला जो है, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, देखिएगा इसको ध्यान से। निशिता अपने सहपाठियों से ठीक तरह से बात करती है परंतु कक्षा में उत्तर देते समय हकलाती है। वह संभवतः अपने सहपाठियों से वो बात तो कर रही है सही तरीके से, लेकिन जब वो अपने कक्षा में जब किसी प्रश्न का उत्तर देती है तो वो हकलाती है। कारण क्या हो सकता है? बड़े समूह में अपनी बात कहने में दबाव महसूस करती है, हो सकता है। कक्षा में हंसी का माहौल पैदा करना चाहती है, बिल्कुल नहीं। घर से पाठ याद करके नहीं आती है, जानबूझकर ऐसा करती नहीं। बड़े समूह में अपनी बात कहने से, देखिए अगर ना आपको पब्लिक स्पीकिंग पता नहीं है और माइक पे खड़ा कर दे, बेहोश हो जाएंगे आप, गिर जाएंगे माइक लेके, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये होता है, ये कॉमन सी बात है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिएगा, ये जो है आपका इस क्वेश्चन का आंसर ए है। बड़े समूह में अपनी बात कहने में दबाव महसूस करना, ये उसका सही आंसर होगा, ठीक है। पेडागोजी के जो 15 नंबर होते हैं मेरे ख्याल से बिल्कुल सस्ते होते हैं। अगर चॉम्स्की और लेवाइगोस्की और आपसे जीन पियाजे ना पूछा गया उसमें, तो आराम से 15 में 12-13 नंबर आप उठा सकते हैं अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे और पेपर आराम से करिएगा। एक क्वेश्चन के लिए बिल्कुल 1 मिनट आपको मिलता है। 150 मिनट होते हैं और 150 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। मैथ्स का लेवल इसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, प्राथमिक स्तर पे आपको पता होगा, ठीक है। तो आराम से अगर आप क्वेश्चन करेंगे, बहुत ठंडे दिमाग से करेंगे, इंशाल्लाह बेहतर कर पाएंगे। और अपने आप को शांत रख के पेपर करिएगा, बहुत अच्छा पेपर होगा, मुझे इस बात की उम्मीद है। चलिए, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि देखिए कहा ये जा रहा है, इस प्रश्न का अर्थ ये है कि जो बच्चे हिंदी बोल लेते हैं ना, वो हिंदी की कक्षा में वो अरुचि दिखाते हैं, मतलब उनका जो है उनको मज़ा नहीं आती, वो रुचि नहीं लेते हैं। कारण क्या है इसका? उन्हें हिंदी सीखने का उपयोग नज़र नहीं आता। अध्यापक उनकी भाषा संबंधी त्रुटियों को सहजता से स्वीकार नहीं करते। उन्हें अपनी भाषा के प्रति विशेष लगाव होता है। उन्हें तुलनात्मक रूप से हिंदी बहुत कठिन। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर वो हिंदी भाषी है बच्चा, हिंदीतर भाषी, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, तो उसको तुलनात्मक रूप से हिंदी बहुत कठिन क्यों लगेगी, ये बताइए। उन्हें अपनी भाषा के प्रति अगर विशेष लगाव होता तो वो अरुचि क्यों दिखाते? रुचि दिखाते ना, विशेष लगाव होता तो। बात मेरी समझ रहे होंगे आप, ठीक है। विशेष लगाव होता तो अरुचि क्यों दिखाते, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है, उन्हें हिंदी सीखने का उपयोग नज़र नहीं आता, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। तो बचा आपका ऑप्शन नंबर बी, अध्यापक उनकी भाषा संबंधी त्रुटियों को सहजता से स्वीकार नहीं करते। ये बिल्कुल सही बात है। बच्चों की गलतियों को सहजता से स्वीकार न करने से भी ना वो अरुचि लेते हैं। ये सिर्फ हिंदी के संबंध में नहीं है, और भी विषयों पे चीज़ लागू होती है। गलती करने पे ना उस गलती को किस तरह से हम सुधार सकें, उस टेक्निक का यूज़ करना चाहिए। इसीलिए हमको बीएड या बीटीसी कराया जाता है हम अध्यापकों को, कि हम देखिए इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा होगा, व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में जो उसकी हम बात करते हैं। हर एक इंसान एक दूसरे से अलग है, चाहे वो किसी रूप में अलग हो, लेकिन वो अलग होता है, क्योंकि अल्लाह ने सबको एक जैसा नहीं बनाया है, ठीक है। तो एक जैसी टीचिंग, एक ही जो शिक्षण विधि है वो सब पे कैसे लागू हो सकती है, ये भी तो हमको ध्यान रखना होगा ना। तो इस वजह से हमको बहुत मतलब सहज होकर, बहुत सहजता से उनकी त्रुटियों को स्वीकार करें और कोशिश करें कि उस तरह की मेथड, उस तरह की टेक्निक का यूज़ करें, जिससे कि बच्चा जो है सहज महसूस करे कि सर जो या मैडम जो है, जो उसके कक्षा अध्यापक हैं उस समय के लिए, जो सब्जेक्ट के अध्यापक हैं, उनसे वो लगाव रखे। उसके बाद सब्जेक्ट पे लगाओ तो उसका आराम से हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, बच्चे के भाषा विकास के लिए निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा सर्वोत्तम है, ठीक है। किसकी हम अनुशंसा कर सकते हैं, किसको मतलब किसके संबंध में कह सकते हैं कि हाँ ये ठीक है, ठीक है। देखिए, ऐसे अभिभावक जो तरह तरह की श्रव्य सीडी लाकर सुनाते हो। अच्छा, श्रव्य का मतलब जिसको आप सिर्फ सुन सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा अध्यापक जो भाषा के नियमों की समग्र जानकारी दे सके, ठीक है। घर का ऐसा परिवेश जहां मानक भाषा बोली जाती हो। घर तथा पास पड़ोस का ऐसा परिवेश जहां बोलने सुनने के बहुत से अवसर सुलभ हों। तो हकीकत बात यह है कि बच्चों को हमको क्या करना है,
फ्री छोड़ना है, उनकी वो अपने हिसाब से काम करे। और हमको फैसिलिटेट कहाँ पे करना है, जैसे अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला, जहाँ वो गलती करे उन गलतियों को रेक्टिफाई करना है। बच्चा अपने परिवेश से बहुत कुछ लेकर आता है, बच्चा खाली डब्बा नहीं होता। हम जो पहले पढ़ते आए ना, बच्चा कोरा कागज़ होता है, ऐसा नहीं, वो अपने परिवेश से, अपने आसपास से बहुत कुछ लेके आता है, ठीक है। तो उनको प्रचुर मौका मिलना चाहिए, उनको मतलब सफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए कि वो अपनी बात को रख सकें। डांटना, हर बात पे उनको फटकारना नहीं, वो अपने आप में यूनिक है बच्चा, ठीक है। तो हकीकत क्या है कि घर तथा पास पड़ोस का ऐसा परिवेश जहां बोलने सुनने के बहुत से अवसर उपलब्ध हों, क्योंकि अगर आप भाषा के संबंध में बात करेंगे तो अगर उसके पास बोलने और सुनने का बहुत अवसर उसको मिलेगा तो डेफिनेटली वो धीरे धीरे चीज़ों को सीख जाएगा ना, क्योंकि ज़्यादा अवसर का मतलब कि वो ज़्यादा जल्दी सीखेगा उस चीज़ को, ठीक है, ग्रैब करेगा चीज़ों को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसकी हम अनुशंसा करेंगे, किसकी? ऑप्शन नंबर डी वुड बी राइट आंसर, ठीक है। बगल में कहीं शादी भी हो रही है, गाना चल रहा है बड़ा बढ़िया सा, एक मोड़ आया दिल छोड़ आया, समथिंग लाइक दैट, बड़ा तेजी से सुनाई दे रहा है। बहरहाल चलिए अब चलते हैं। गोमती श को स बोलती है, मतलब समझ रहे हैं, बड़े श को छोटा स बोलती है। आप उसे टोकती नहीं है और सहज अभिव्यक्ति के अवसर देती हैं। अच्छी बात है, सहज अभिव्यक्ति के मौके देना चाहिए, परंतु चिंतित है कि किस तरह से उसका उच्चारण ठीक प्रकार से करवाया जाए। एक अच्छा टीचर यही सोचता है, ठीक है ना, उसको बहुत टोकना नहीं, कोशिश करनी चाहिए। बहुत सारी क्लासेस में आप देखिएगा, दरवाज़ा बोलना होगा तो दरवाज़ा बोलेंगे, सब बच्चे होते हैं ऐसे, ठीक है। तो ठीक है, उनकी गलतियों को तो हम सुन रहे हैं, हम ऐसा मौका ढूंढें कि उस बच्चे को किस तरह से हम सिखा सकें कि बेटा ये दरवाज़ा ना है, नहीं है, दरवाज़ा है। बात समझ रहे हैं? तो चीज़ों को हमको, ये अब होता है ना शिव, तो वो बोलते हैं शिव, तो बेटा शिव नहीं है, शिव है। या शिव बोलना होगा तो शिव बोलेंगे, जहाँ छोटा सा यूज़ करना है वहाँ बड़ा सा यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? श और स के प्रयोग वाली श्रवण सामग्री सुनने के अनेक अवसर देंगी। अच्छी बात है, चलिए। उन्हें चेतावनी देंगे कि एक निश्चित कक्षा तक ही यह गलती, नहीं ऐसा नहीं है, चेतावनी ना दीजिए। उसके अभिभावक को कहेंगे कि उसे श और स का पृथक पृथक अभ्यास कराएं। तो आप क्या करेंगे स्कूल में? अगला है, उसे श और स के अंतर को लिखकर समझाएंगी, ठीक है, ये आपसे बोला गया है। तो हकीकत ये है कि श और बड़ा श और छोटे स के प्रयोग वाली श्रवण सामग्री सुनने के अनेक अवसर अगर हम उसको देंगे, तो जब उसको सुनेगी, समझेगी या समझेगा, तो उसको जो है वो रेक्टिफाई, उसमें जो अपनी एरर है उसको सुधार करने में उसको मदद मिल जाएगी, ठीक है। ए ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है। तो भाषा शिक्षण के संदर्भ में जो है बाल साहित्य का क्या उद्देश्य हो सकता है, इसके संबंध में हम देखते हैं। ऑप्शन ए, बच्चों को जीवन कौशल सिखाना। जीवन कौशल, अच्छा। बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना, बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों को साहित्यिक विधाओं से परिचित करवाना, ठीक है, ये हमको बोला गया है। इतने सारे ऑप्शन है। इसका जो सही है कि बच्चों को जो है उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का जो मुख्य उद्देश्य होता है, याद रखिएगा, जो बाल साहित्य पढ़ाए जाते हैं, बाल साहित्य जो उसमें रहता है, उसका मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। संदर्भ में व्याकरण का सेक्शन, देखिए ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आ गया, मैं सोच ही रहा था किस तरह का क्वेश्चन है। संदर्भ में व्याकरण, अब संदर्भ में व्याकरण का अर्थ क्या होता है? तो देखिए इसका मैं अर्थ आपको बताऊं कि आप कोई जैसे साहित्य पढ़ा रहे हैं कुछ भी, ठीक है, जैसे एक जंगल में, एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेर रहता था, ठीक है। तो शेर क्या है? शेर संज्ञा है, ठीक है। तो संज्ञा किसका हिस्सा है? व्याकरण का हिस्सा है। आप पाठ पढ़ाते जा रहे हैं और उसी में उनको ये बताते जा रहे हैं कि ये व्याकरण है, ये सर्वनाम है, ये विशेषण है, ये विशेष्य है, ये उद्देश्य है, ये विधेय है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर हम उनको समझाते हैं उसमें, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कि संदर्भ में व्याकरण पढ़ाना। अलग से ना पढ़ाना, संदर्भ में ही, मतलब हम किसी साहित्य को पढ़ा रहे हैं, उसी में हम इंग्लिश अगर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ही इज गोइंग टू मार्केट, ठीक है, सीता वॉज सिंगिंग वेरी गुड सॉन्ग, तो इसमें क्या है कि सीता को हम क्या बोलेंगे कि सीता जो है क्या कर रही थी? गाना गा रही थी। तो सीता क्या है? नाउन है, ठीक है। या अगर ही होगा, शी होगा, तो वो क्या है? प्रोनाउन है। तो इसको बोलते हैं कि किसी चीज़ को आप पढ़ा रहे हैं, अगर आप
साहित्य पढ़ा रहे हैं, लिटरेचर पढ़ा रहे हैं, तो उसी के संबंध में जो इस तरह की चीज़ें आ रही है, अगर उसमें जो ग्रामेटिकल चीज़ें हैं उसको अगर आप सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे कि हाँ संदर्भ में व्याकरण हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में ही होता है, ऐसा नहीं है में ही जहाँ हो जाए समझिए कि ओनली की बात की जा रही है। व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं है, व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग नहीं, व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है, इस बात का हमको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है किसमें? ठीक है, बच्चों को जो कहानी सुनाते हैं उसकी उपयोगिता क्या सिद्ध होती है? कहानी कहने के तरीके द्वारा, कहानी में गुथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर, कहानी से मिलने वाली ज्ञान विज्ञान की जानकारी द्वारा, कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा। तो बच्चों को कहानी से जो सिखाते हैं हम उसकी उपयोगिता किस में सिद्ध होती है, ये हमसे पूछा गया है। इसका सटीक ऑप्शन आप देखिए ए है, कहानी कहने के तरीकों द्वारा। उपयोगिता कैसे सिद्ध होगी? जिस तरह से हम कहानी कहेंगे, बाकी चीजें तो बात की हैं, आप कहानी किस तरह से कह रहे हैं उसके बाद उसकी उपयोगिता सिद्ध होगी। ठीक है ना, ये ऑप्शन सही है। अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन समझ रहे हैं ना, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो, लड़के लड़कियों का अलग अलग किया जा रहा हो, अनिवार्यता औपचारिक रूप से किया जा रहा हो, नियमित रूप से किया जा रहा हो। किसको कहेंगे? अनिवार्यता औपचारिक रूप से किया जा रहा हो। ठीक है, तो मुझे जो है ऑप्शन नंबर सी जो है आपका, अनिवार्यता औपचारिक रूप से किया जा रहा है, ये ज़्यादा सही लग रहा है। लेकिन इसमें जो सही तरीका है कि नियमित रूप से अगर किया जा रहा हो, ठीक है, तभी उसको आप आकलन का भाग कहेंगे। ठीक है, आकलन का भाग कब कहेंगे? जब इसको नियमित रूप से किया जा रहा हो। अगला प्रश्न है, सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें दो या दो से अधिक बार त की आवृत्ति हुई हो, आप उससे या उसे। अगर किसी शब्द में दो बार त की आवृत्ति अगर हो जाती है तो उसको कठिनाई महसूस होती है, तो क्या करेंगे? उसमें ऐसे शब्दों का विकल्प ढूंढ कर देंगी, ऐसे शब्दों को बार बार सुनने के लिए कहेंगी, बोलते समय इस ओर ध्यान न देने के लिए बात कहेंगी, तब वाले शब्दों को बार बार उच्चारण करवाएंगी। इसमें जो है सही ऑप्शन क्या होने वाला है? इसमें जो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, त वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएंगे तो डेफिनेटली उसको प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है, हम प्राथमिक अक्षर की बात कर रहे हैं भाषा का, तो इसमें सबसे बढ़िया है नाटक का मंचन। ठीक है, बिना कुछ कहे बिना कुछ समझे इसको जो है आप टिक कर सकते हैं कि प्राथमिक स्तर पर अगर भाषा का आकलन करना है तो नाटक का मंचन करा दीजिए। लेकिन परीक्षा में प्राथमिक स्तर का बच्चा बहुत ज़्यादा लिखने में निपुण तो नहीं होता है, अभी सीख रहा होता है, हम प्राइमरी स्टेज की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो है आपका नाटक का मंचन, यहाँ पे पोर्टफोलियो इसमें आंसर सही दिया गया, बट मेरे हिसाब से नाटक का मंचन है बहरहाल। ठीक है, तो नाटक का मंचन ही लेके चलेंगे यहाँ पे हम। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि तुम्हें डलिया भरकर आम दे दिए जाए तो तुम क्या करोगे? इस प्रश्न का उद्देश्य क्या है? किसी से पूछा गया कि अगर तुम्हें डलिया भरकर आम दे दिए जाए तो तुम इसका क्या करोगे? इस प्रश्न का क्या उद्देश्य है ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए है, बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना, बच्चों की मौखिक परीक्षा लेना, बच्चों के गणित की ओर प्रवृत्त करना, बच्चों के लिए नए शब्दों की। नहीं, देखिए ये BCD हटा दीजिए। क्यों? इसमें बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना, क्योंकि उनकी थॉट के बारे में हम जानने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अकादमिक सत्र शुरू होने के 2 माह बाद तक भी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी, ऐसी स्थिति में शिक्षक क्या करेगा? शिक्षक भाई देखते हैं, पाठ्य पुस्तक के उपलब्ध होने तक पठन लेखन की प्रक्रिया आरंभ न करवाए, बिल्कुल गलत बात। भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग कर सकते हैं, सही है। श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास करवाते रहें, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक अपने आप खरीदने के लिए प्रोत्साहित करें। ए और डी को तो बिल्कुल आप हटा दीजिए, बचा बी और सी। तो बी और सी में भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तक, डेफिनेटली अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तक अगर हम यूज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? उससे हमारा और तो भला ही होगा ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। भाषा शून्य में विकसित नहीं होती, इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए पारिवारिक संवाद, सामाजिक अंतःक्रिया, विद्यालय पढ़ाई लिखाई, भाषा प्रयोगशाला
क्या क्या इसका होगा, किस तरह से हम इसको सीख सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, सामाजिक अंतःक्रिया अगर आप करेंगे तो भाषा सीखने में मदद मिलेगी, ठीक है। और सामाजिक अंतःक्रिया का तात्पर्य ये है ऑप्शन नंबर बी कि लोगों से मिलना जुलना घुलना बातचीत करना, ठीक है। तो भाषा डेवलप्ड होती है, लैंग्वेज डेवलप होगी उसमें, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रारंभिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है बच्चों को क्या है, व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करवाना। कंठस्थ की जहां बात आ जाए भैया हटा देना, गलत है। अक्षरों के बनावट के प्रति सचेत करना, सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना, मातृभाषा की लिपि की पहचान करवाना। तो हकीकत है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है कि बच्चों को सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना, ठीक है। सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना ही जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं, पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा गया कि लिस्ट इंपॉर्टेंट इसमें से कौन सा है। कहानी का अंत बदलवा देना, कहानी पर आधारित व्याकरण समझना। पढ़कर समझना कुशलता की बात की जा रही है। कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना, ये तो अच्छी बात है। कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना। ऑप्शन नंबर बी, कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना, ये कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं पढ़कर समझने की कुशलता, कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना, ठीक है। ये लिस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसका कोई बहुत ज़्यादा, ठीक है, यूज़ नहीं है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, वो सही कम इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है, ठीक है। गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं जानना, अच्छा। संज्ञा सर्वनाम विशेषण और वचन की शुद्ध पहचान करना, भाषण वाद विवाद और कविता पाठ में भाग लेना, भाषा को अपने परिवेश एवं अपने अनुभव को समझने के माध्यम मानना। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वो बिल्कुल सही है, ठीक है। भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है। निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा होगा, ठीक है। अक्षरों वर्णों का क्रम जानना, किसी शब्द का अर्थ देखिए शब्दकोश, तो किसी शब्द का अर्थ जानने में शब्दकोश का उपयोग कर सकते हैं, बिल्कुल। किसी शब्द का समानार्थी जानना बिल्कुल सही, किसी शब्द का सही वर्तनी जानना बिल्कुल सही। लेकिन अक्षरों और वर्णों का क्रम जानने के लिए जो है शब्दकोश का उपयोग, ये अपने समझ से बाहर की बात है, तो ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आई थिंक दिस क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड 2 टाइम्स, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। अगला लेते हैं, जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो, मतलब भाषा से अलग कोई दूसरा विषय पढ़ते हैं तो साथ साथ भाषा भी सीखते हैं, अच्छा। साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी करते हैं। केवल अवधारणा, देखिए जिसमें केवल आ जाए वो बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी और डी पहले हटा दो, ठीक है। अब क्या होगा कि हमको सही देखिए, साथ साथ भाषा, देखिए जब बच्चा जो है, ठीक है, जब बच्चा हमारा किसी भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ता है तो साथ साथ भाषा भी सीखता है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि कोई भी विषय है वो किसी न किसी भाषा में तो लिखा है ना, ठीक है। अगर हम हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो विज्ञान किस भाषा में लिखा हुआ है, मैं भाषा की बात कर रहा हूँ, हिंदी में ही लिखा होता है ना, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, हिंदी है आपका, तो साथ साथ भाषा भी सीखते हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मांग का सिंदूर पूछ जाना, ये जो है प्योर व्याकरण का क्वेश्चन है, ये गलती से इसमें पड़ गया पेडागोजिकल उसमें, बट चलिए आपका एक मुहावरा भी आपको मिल गया। मुहावरे का अर्थ क्या है, सिंपल सी बात है, मांग का सिंदूर पूछ गया मतलब विधवा हो जाना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही है, ठीक है। तो ये थे आज आपके हिंदी, जो कि सीटेट में पेडागोजिकल इश्यूज पूछे जाते हैं, शिक्षा शास्त्र, हिंदी का शिक्षा शास्त्र जो आपसे पूछा जाता है, उसके संबंध में जो है 30-32 प्रश्न थे, और मैं उम्मीद करता हूं कि प्रश्न जो है आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो पूरा शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल सकें। और ये वीडियोज़ जो हैं आपको लगातार एग्जाम्स डेली बाय दानिश यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जा रही हैं, इसका भी ध्यान रखिएगा।